हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 8th पेपर कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप सभी इन्हें ध्यान से जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, रोम का पूरा नाम लिखिए। तो अब ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है और ये प्रश्न आपको 1 नंबर के लिए ही एग्जाम में आएगा। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछ रहा है बस उतना लिख दीजिए। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये है रोम का पूरा नाम। इसी प्रकार से आप रैम का भी पूरा नाम याद कर सकते हैं। रोम और रैम दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। तो रैम का नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैम और रोम का नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी का पूरा नाम लिखिए। सीडी का पूरा नाम बताना है। तो सीडी का पूरा नाम भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि जितने फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक दो क्वेश्चन तो हर बार आ ही जाता है। तो फुल फॉर्म सभी के अच्छे से याद रखें। एक हम अलग से क्लास लेकर आएंगे जिसमें केवल फुल फॉर्म्स ही रहेंगे जल्द ही। तो यहाँ पर सीडी का पूरा नाम, तो सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शैक्षिक मीन्स होता है एजुकेशनल और प्रौद्योगिकी का मतलब हो जाएगा टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में कौन सी संस्था कार्य करती है? तो ये संस्था है एनसीईआरटी, उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ बड़ौदा। यह संस्था एजुकेशन से संबंधित टेक्नोलॉजी के विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विद्वानों का नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था, अर्थात शिक्षा को यंत्रों से जोड़ने में अपना योगदान दिया था। तो 20वीं सदी के ये कुछ प्रमुख साइंटिस्ट हैं, लोम्सडेन, ग्लेसा, इन सभी ने शिक्षा को यंत्र से जोड़ने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, यह किसका कथन है? खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है थॉमसन का। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है आपको बताना है। तो ये कथन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से याद कर लें। खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, यह कथन है टीपी नन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए। 4 माध्यम जिससे शिक्षा में सहयोग मिले। तो रेडियो भी सीखने में काफी सहायक होता है, टेलीविजन, माइक्रोस्कोप, टेप रिकॉर्डर, ये सभी शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो 4 शिक्षा के माध्यम में ये हमने लिख दिया है। हालांकि कंप्यूटर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कंप्यूटर भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी उपयोगी है। मोबाइल को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, टैबलेट, लैपटॉप, ये सभी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? प्रोग्राम निर्देश को सबसे पहले किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होगा सिडनी एल प्रेशी ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग किसे कहा जाता है? तो जब हम ऑनलाइन डिजिटल माध्यम में मीटिंग करते हैं या फिर गोष्ठी का आयोजन करते हैं तो इसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति कहीं से भी मीटिंग में भाग ले सकता है। तो जब भी हम किसी ऐप के थ्रू ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो ये मीटिंग कहलाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन सी है? श्रव्य दृश्य अर्थात जिससे सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, तो कंप्यूटर, टेलीविजन ये श्रव्य दृश्य सामग्रियां हैं। इनसे हमें ऑडियो भी मिलेगा अर्थात सुनाई भी देगा और विजुअल भी मिलने वाला है अर्थात दिखाई भी देगा। तो ये दोनों ऑडियो विजुअल सोर्स हैं किसी भी पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण। श्रव्य सामग्री अर्थात जिससे हमें सिर्फ सुनाई दे, दिखाई कुछ भी ना दे, तो रेडियो और टेप रिकॉर्डर, इनसे हमें सिर्फ सुनाई देता है, सिर्फ ऑडियो ही मिलने वाली है, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों श्रव्य सामग्री के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? आजकल हम लोग ई बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, तो हमें ई बुक्स के बारे में लिखना है एक नंबर के लिए। तो ई बुक्स कहा जाता है डिजिटली रूप से उपस्थित किताबों को, जिसे हम मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप या फिर किसी अन्य यंत्र में पढ़ सकते हैं। तो जब भी हम मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप में बुक्स को पढ़ते हैं तो वो बुक्स हमारी जो है वो ई बुक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाकर किसी भी चीज को प्रस्तुत करते हैं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? पावर पॉइंट में स्लाइड से किसी भी चीज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वह बहुत आकर्षक और रुचिकर हो जाता है, जिससे लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित हो सकता है और हम उसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। स्लाइड से प्रस्तुति करने से चीजें इतनी सरल हो जाती हैं कि कोई भी इंसान एक बार में ही उन्हें समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण। तो अभी इसके पहले श्रव्य का क्वेश्चन आया था, फिर श्रव्य और दृश्य दोनों का था। अब हमें दृश्य सामग्री का उदाहरण लिखना है, तो जो हमें दिखाई दे, तो पोस्टर, मॉडल पेपर, स्लाइड, ये हमें विजुअल प्रोवाइड करते हैं, दिखाई देंगे, बट यहाँ पर कोई भी ऑडियो नहीं होगा, नो ऑडियो, अर्थात ये सुनाई नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाई देंगे। तो ऐसे उदाहरण आप याद रखें, स्लाइड, पेपर, मॉडल, पोस्टर, ये सभी दृश्य सामग्री के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं? दूरदर्शन कौन कौन से शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रसारित करता है? तो दूरदर्शन के बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रम हैं, जिनमें से कुछ हैं इग्नू वाले कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम, युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम, ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। कम से कम 2 आप जरूर याद रखें, क्योंकि कम से कम 2 तो आपको लिखना ही होगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई 2 लाभ बताइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हम लोग कॉल भी कॉन्फ्रेंस में कर लेते हैं। जब हम कॉल की कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें एक साथ कई व्यक्तियों से बातें हो जाती हैं। इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हम करेंगे तो इसमें प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है। अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो वह बिल्कुल प्रत्यक्ष क्लास में बैठ के पढ़ने जैसा ही होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूरस्थ शिक्षा का बहुत ही सरल और सिंपल सा साधन है, जिसे कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से कम खर्च में अपना सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काफी समय की भी बचत हो जाती है और हम बहुत ही कम समय में बहुत अधिक कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण मशीन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टीचिंग मशीन। शिक्षण का मतलब हो जाएगा टीचिंग मशीन। टीचिंग मशीन का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो आपका सही जवाब है सिडनी प्रेशी नामक वैज्ञानिक ने टीचिंग मशीन को सबसे पहले यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लाइब्रेरी किसे कहते हैं? आजकल तो लाइब्रेरी का टाइम ही आ गया है, अब हमें ई लाइब्रेरी बताना है। लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम किसी भी टॉपिक्स पर कोई भी बुक्स
प्राप्त कर सकते हैं। अब ई लाइब्रेरी की बात करें तो ई लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होगी जिसमें हम डिजिटली रूप से अपने फोन या लैपटॉप या फिर पीसी में कोई भी बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी में बस थोड़ा सा ही अंतर है। लाइब्रेरी में हमें फिजिकल रूप से जाना पड़ता है, ई लाइब्रेरी में हम मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी इन सभी माध्यम से बुक्स को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। अब ये शुद्ध हिंदी थोड़ा अजीब लग रहा है, इसे हम डिजिटल बोर्ड कर देते हैं। डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड आप सबको समझ में आ गया होगा। ये एक नॉर्मल बोर्ड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें विशेषता ये होती है कि इसकी स्क्रीन को हम टच कर सकते हैं और उसमें किसी भी तरह के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। हमें जिस प्रकार से सिंपल बोर्ड या फिजिकल बोर्ड में इरेज करने की आवश्यकता पड़ती है, डिजिटल बोर्ड में हम वन क्लिक में ये सब कार्य कर सकते हैं। जो कार्य हम नॉर्मल बोर्ड में नहीं कर सकते हैं वह सभी कार्य डिजिटल बोर्ड में कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक हम सर्च करना चाहते हैं तो उस टॉपिक को सर्च भी कर सकते हैं। तो डिजिटल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें मोबाइल की तरह से सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन का पूरा नाम बताइए। तो आपको नेटवर्क के टाइप याद करना होगा। नेटवर्क के 3 टाइप हैं। पहला वाला जो है ये है लैन, दूसरा वाला है मैन और तीसरा है वैन। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क को। यहाँ पर एल का मतलब रहेगा लोकल, ए और एन का मतलब यही रहेगा एरिया नेटवर्क। मैन में एम का मतलब है मेट्रोपॉलिटन और वैन का मतलब है वाइड। तो लैन लोकल, मैन मेट्रोपॉलिटन, वैन वाइड। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लैन एक लोकल प्लेस पर कार्य करता है, मैन एक शहर के बराबर इसका नेटवर्क हो सकता है और वैन ये कितना भी बड़ा हो सकता है, कितने भी शहर, राज्य या फिर पूरे संसार को ये जोड़ सकता है। वैन का ही एक एग्जाम्पल जो हम सुनते आते हैं इंटरनेट है। वैन बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब आप इंटरनेट से समझ चुके होंगे कि इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जुड़ सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर 8 कंप्यूटर से लिए गए हैं। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो और आपकी तैयारी में काफी हद तक सहायक हो। इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आप तक टाइम से पहुंचती रहे।